मेरे मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को अच्छी तरह याद होगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान नए नए आए तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने तकरीबन 100 सऊदी शहजादों को एक होटल में बंद किया, होटल के एसी बंद करवा दिए और उन्हें कहा कि उनके पास जो दौलत है और जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कमाई है वो सारी की सारी दौलत सऊदीया के हवाले करें। और मुबैना तौर पे इस कोशिश में मोहम्मद बिन सलमान ने 100 अरब रियाल उन शहजादों से निकलवाया जो कि असल दौलत सऊदीया की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जर्नैलों के पास ताकत भी है, इख्तियारात भी हैं और उनका हर शोबे पे और हर इदारे पे होल्ड भी है। वो चाहते तो पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और मुआशी तौर पर खुशहाल मुल्क बनाकर भी अपना कब्जा बरकरार रख सकते थे। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, कालाबाग डैम, यानी 26वीं तरमीम रातों रात हो जाती है, 27वीं तरमीम रातों रात हो जाती है और तमाम अदलिया तबाह कर दी जाती है। अपने लिए पूरी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना हासिल कर लिया जाता है और कालाबाग डैम पे कहते हैं कि जी सिंध नहीं मानता, केपीके नहीं मानता। मेरा सवाल है कि वहां 111 ब्रिगेड के अगर 10,000 फौजी तैनात कर दिए जाएं और कहा जाए कि ये हम बना रहे हैं कालाबाग डैम, जब इन्होंने सारा काम करना है और कहें कि आए केपीके वाले और कहें कि आए सिंध वाले और इसको रुकवाएं, ये जो मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो जारी है। दुनिया के तमाम इंजीनियर्स कहते हैं कि कालाबाग डैम वो एक कुदरती डैम है और यकीन करें कि मेरे घर से 12 किलोमीटर के फासले पर है। गांव में आप जाएं तो वो लगता है कि अल्लाह पाक ने झील बनाई है, यानी पहाड़ों में पहाड़ इर्द गिर्द दीवारों की तरह हैं और वहां पे एक झील मौजूद है। बड़े जोर शोर से वहां पे काम शुरू हुआ। अभी आप जाएं वहां पे आपको कॉलोनियां अभी भी नजर आएंगी जो ज़्यादा दौर में बनी, लेकिन फिर वो सियासी मसलतों का शिकार हो गया। बाकी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जिस काम का फायदा पाकिस्तान को होता है, यानी मेरा सवाल है कि इन जो है वो करप्ट लोगों को एक होटल में बंद कर दिया जाए और एसी बंद कर दिए जाएं इस मौसम में, तो ये कितने दिन निकालेंगे? ये कोई इमरान खान थोड़े ही है, इनमें कोई ईमान की ताकत थोड़े ही है, ये कोई दयानतदार थोड़े ही हैं, ये कोई दलेर थोड़े ही हैं। ये मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 3 दिन निकालेंगे और 3 दिन में सारे अकाउंट्स का बता देंगे। लेकिन हुआ क्या, वो चाहते तो पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और मुआशी तौर पर खुशहाल मुल्क बनाकर भी अपना कब्जा बरकरार रख सकते थे। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, हर किस्म की बदउनवानियों का खात्मा, आजाद अदलिया, यकसा निजाम तालीम, फिरका प्रस्त ग्रोहों पर पाबंदी लगाकर मुआशरे को हर पुरअमन और प्रोग्रेसिव बना सकते थे। इस तरह उनकी मकबूलियत भी बाकी रहती और अवाम भी मुतमईन और खुशहाल रहते, मगर उन्होंने सब कुछ उलट किया। चंद शख्सियात और चंद खानदानों की जाती दौलत में इजाफे के लिए 25 करोड़ के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया, एक खुदादाद रियासत को बर्बाद कर दिया कि हर शख्स जहां से भागने को तैयार बैठा है। अभी 2 दिन हुए हैं कि मुल्क का ताकतवर तरीन वजीर दाखिला कहता है कि 100 अरब डॉलर्स वो मुल्क से निकल गए हैं। और मसला ये है कि लोग इनफरादी तौर पे नहीं जा रहे। एक तो वो लोग हैं ना जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दुबई, सऊदीया या इधर उधर जो है ना वो जा रहे हैं और वो लाखों रुपया वीजों पे लगा रहे हैं, और जो एजेंट उनको लूट रहे हैं वो एक अलहदा कहानी है। उसका बायस भी जो है
وہ ہمارے سرکاری ادارے ہیں، کیونکہ ان کا ایجنٹوں کا کسی نہ کسی سطح پر سرکاری اداروں سے رابطہ ہوتا ہے۔ ایک دوست بتا رہے تھے کہ آپ بچوں کو فرعونوں کی کہانیاں کیوں سناتے ہیں، یزیدوں کی کہانیاں کیوں سناتے ہیں؟ آپ ان کو کسی بھی سرکاری دفتر میں لے جائیں اور آپ ان کو زندہ فرعون دکھائیں، چاہے اس کا گریڈ 7 ہو، چاہے 8 ہو، چاہے 16 ہو، چاہے 17 ہو، آپ ان کو زندہ فرعون اور فرعونی دکھائیں کہ یہ بیٹا یہ فرعون بیٹھا ہے، یہ یزید بیٹھا ہے جو دفتر میں آنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے، اور رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ریاست کہتی ہے کہ رشوت لو، ہم بھی رشوت لے رہے ہیں، ہم بھی ٹھیکوں میں کک بیکس جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ بہرحال ہر شخص یہاں سے بھاگنے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہ پورا خاندان وہ اپنی جمع پونجی ساتھ لے کر وہ نکل رہا ہے، وہ اپنی فیکٹریاں یا اپنی جو ہے نا فرمز وہ بیچ کر یہاں سے نکلنے کے چکر میں ہے۔ اور قسم خدا کی کہ ایک دن اگر آپ چاہیں کہ آپ پرسکون گزاریں، آپ اپنے ساتھ گزاریں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، تو آپ نہیں گزار سکتے اس ملک میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی کیا دشمنی تھی ان کی پاکستانی عوام کے ساتھ 47 سے لے کر 2026 تک؟ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے باپ، پاکستان کے سب سے محبوب شخص قائد اعظم کو زیارت بھیجا۔ یہ 47 اور 48 تھا۔ اب 2026 میں دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے محبوب شخص جس کی لوگ آواز پر مطمئن ہو جاتے، جو امید دلاتا، جو لوگوں کو اکٹھا کرتا، لوگوں کو کہتا گھبرانا نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اور لوگ اس کی باتوں پر توجہ دیتے، لوگ مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ اس کو انہوں نے نہ صرف قید کیا ہوا ہے بلکہ اقوام متحدہ کے مطابق اس پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو تنہائی میں رکھ کے اس کو دن بدن مارا جا رہا ہے۔ اور یہ خود کن چکروں میں پڑے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ محمود نیازی امن کے خلاف ہے یا امن کی کوششوں کے خلاف ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ میں کسی بھی اس کوشش کے خلاف نہیں ہوں۔ ایران میں یا امریکہ میں جنگ ہو تو میرا کیا فائدہ ہے؟ میں بالکل امن کا خواہاں ہوں۔ میں ترقی یافتہ ایران دیکھنا چاہتا ہوں، خوبصورت ایران دیکھنا چاہتا ہوں، ایک آزاد ایران دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ڈرامے اور منافقت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران کے درمیان ٹرمپ کے ڈاکیا بن گئے ہیں۔ اس بات پہ سوال ہے، اس بات پہ اعتراض ہے۔ اور ڈاکیا بننا بھی خیر تھا اگر اس میں ملک کے لیے کچھ ہوتا، لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس میں ذاتی مفاد ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ ضیاء کی سوویت یونین کو توڑنے کی پالیسی سے پاکستان کو کیا ملا؟ وہ خود 10 سال نکال گیا۔ پاکستان کو ملی ہیروئن، پاکستان کو ملی کلاشنکوف، پاکستان کو ملے 40 لاکھ افغانی، پورا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا پاکستان کا۔ مشرف کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں کیا ملا؟ مشرف کا اپنا چک شہزاد کا فارم ہاؤس، مشرف کے اپنے جو ہے نا وہ بینک اکاؤنٹس، مشرف نے خود لوگوں کو 5-5 ہزار ڈالرز میں بیچا۔ پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کو ملا 1 لاکھ جو ہے تقریباً شہری وہ شہید ہو گیا، کوئی جمعہ پڑھتے ہوئے، کوئی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے، کوئی عید پڑھتے ہوئے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی قرآن حفظ کرتے ہوئے، وہ سارے لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے۔ اس چکر میں جنرل صاحب وہ 9-10 سال نکال گئے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں سیاسی طور پہ حلالی تسلیم کیا جائے، آڑیاں جاڑیاں۔ پاکستان کو کیا مل رہا ہے؟ لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے،
बेरोजगारी आपके सामने है। क्या मिल रहा है पाकिस्तान को? कुछ भी नहीं मिल रहा। अपनी नमूदो नुमाइश, इस जहाज से उतर उस जहाज पे चढ़, मुराद सारी पाकिस्तानियों की, अलाउंसेस सारे पाकिस्तान के, 20 अरब का ब्रांड न्यू जहाज पाकिस्तान का, फौज पाकिस्तान की। ये किसी के बाप की जागीर तो नहीं है ना। किसने खड़ा किया इस फौज को? किसने बनाया है? किसने पाला पोसा है अपने पेट काट के? लेकिन डाकिये जो है ना वो बने फिरते हैं। जनरल आसिम मुनीर के प्राइवेट लग्जरी जेट के तमाम अखराजात और उनके सफरी अलाउंसेस पाकिस्तान के गरीब अवाम अदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब जनरल साहब वापस आएंगे तो वो ये QMG ब्रांच को अपना TADA भेजेंगे, जो कि लाखों में बनेगा। कि मैंने 3 दिन वहां गुजारे, 4, अब जितना सफर हो रहा है तो TADA का आप अंदाजा कर लें कि वो कितना बनेगा। और वो कौन अदा करेगा? वो बजट अदा करेगा, आप अदा करेंगे। जी, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को इन तमाम अखराजात से कोई फायदा नहीं मिलेगा। डर ये है। लेकिन आसिम मुनीर जाती फायदे के लिए अपने जाती तल्लुकात उस्तवार जरूर करेंगे। लंच, नाश्ते, आपको बताया तो सही, जिया का जो रेगन इस्तकबाल करता था ना, कभी यूट्यूब पे देख लें। मुशर्रफ के साथ बुश जो कुछ करता था आप देख लें। आपको याद नहीं होगा, हमारा हाफजा बड़ा कमजोर है। जॉर्ज बुश भी यहां आए थे, पता है आपको? जॉर्ज बुश इस्लामाबाद में क्रिकेट भी खेले थे, क्योंकि उनके तो मफादात हैं। अब कह रहे हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। मेरी आंखों के सामने, जो मेरी उम्र के व्यूअर्स हैं उनको याद होगा, यहां पे जॉर्ज बुश आए थे, यहां पे बिल क्लिंटन आए थे। बिल क्लिंटन ने PTV पर पाकिस्तानी कौम से खिताब किया था, लेकिन हमारी याददाश्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा, यह क्या हो जाएगा। वैसे फील्ड मार्शल की मुनाफकत की इंतहा है कि 4 साल से पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है। पाकिस्तान में अमन है? जरा पूछे ना तहरीक लब्बैक वालों से, जरा पूछे ना PTI वालों से, जरा पूछे ना एजाज चौधरी के घर वालों से, जरा पूछे ना शाह महमूद कुरैशी की बेटी से। जी, और वो आलमी सतह पर अमन कायम करने वाले बन रहे हैं। दूसरी मुनाफकत यह है कि वो ईरान के खिलाफ 13,000 पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब पहले ही भेज चुके हैं। अब ये बताएं कि जी आप तो फ्रीक बन रहे हैं, आप जो है ना वो फ्रीक बन रहे हैं, आपने फौजी भेज दिए हैं दमाम में। और उधर जो है ना ये बात ईरानियों को नहीं पता, जो सारे PhD हैं उनको नहीं पता कि हमारी हमदर्दियां किसके साथ हैं, हमारी वफादारियां किसके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 17 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है जुमे का। बड़ा प्यारा दिन है। मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स को, सुनने वालों को, देखने वालों को जुमा मुबारक हो। और आज एक जरूर आपसे दरख्वास्त करूंगा, वो ये कि सजदा थोड़ा सा जो है ना वो लंबा किया करें। सजदा चाहे आप कुर्सी पे करें, चाहे आप नीचे करें, और जमीन पे करें तो क्या ही बात है, मिट्टी पे करें तो क्या ही बात है। यानी डायरेक्ट राब्ता और करीब हो जाता है। यानी मुझे मोटी मोटी कालीनों पे सजदा करना यकीन करें अच्छा नहीं लगता। तो आपने आज मेरी दरख्वास्त पे सजदे तवील करने हैं और उनमें सजदों में दुआ मांगनी है। मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबादी मुझे इसलिए पसंद है कि वो बहुत आसान दीन पेश करते हैं। अपनी एक तकरीर में कहते हैं कि आप अपनी जुबान में दुआएं मांगे, आप पश्तो में दुआ मांगे, आप अरबी में मांगे, आप उर्दू में मांगे, पंजाबी में मांगे, कश्मीरी में मांगे, पोठवारी में मांगे, जिस जुबान में आप दुआ मांग सकते हैं मांगे। 2 सजदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें दुआ मांगे, अपनी जुबान में मांगे। ये मौलाना साहब को सुन लें, वो तो बहुत बड़े आदमी थे ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। आप मेरे मत्थे न लगा दें, मुझे वाजिबुल कत्ल न करार दें। मैं मौलाना इसहाक साहब की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि दुआएं मांगे। नमाज है ही दुआ, नमाज है ही हाजिरी, कि हम हर तरफ से मायूस होकर तेरे पास आ गए हैं और तेरे सामने, यानी हम जिस सर पे और जिस दस्तार पे
हम इतराते हैं वो हमने तुम्हारे पैरों में रख दी है, हमने सर रख दिया है जमीन पर, हमारे बस में कुछ नहीं है, ये देख लो हम मुकम्मल सरेंडर, मुकम्मल हमने हथियार डाल दिए हैं। तो सजदों को तवील करें और अपनी जुबान में जो है वो दुआएं मांगें। आपके सामने बुलेटिन रखना है, खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर जो आपके सामने रखनी है वो है बुशरा बीबी, इमरान खान की एहलिया हैं, और फील्ड मार्शल ने एक निजी महफिल में कहा है कि इमरान खान अगर अपनी बीवी को छोड़ दें तो वो इमरान खान को छोड़ देंगे। ये म्यार है एक 5 स्टार जनरल का, और ये म्यार है इस्लामी फौज की सबसे बड़ी और एटमी फौज के सरबराह का। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उनको सुना है कि हस्पताल शिफ्ट किया गया है, और उनके ख़ानदान वालों को इतला दी गई है कि आज सुबह वो आकर साइन बने और आकर देखें कि हमने उनका जो है वो क्या हशर कर दिया है। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। उसके बाद कल से एक नया तनाज़ा जो है ना वो चल रहा है। वो तनाज़ा ये है कि हमारे सीनियर हैं, दोस्त हैं, जमील फारूकी साहब, ये वीलॉग करते हैं अपना, और इनके जो है ना वो लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त वीलॉग करते हैं। तो इनके बारे में खबरें आई कि ये जख्मी हो गए और ये इन पे कातलाना हमला हुआ, क्लैशनकोफ की जो है ना वो फायरिंग हुई और उनको 18 टांके लगे। बहरहाल बाद में सिचुएशन वाज़ेह हुई कि उन्होंने 2 महीने पहले पसंद की शादी की थी, अच्छी बात है, कोई इतराज नहीं है, हर बंदा पसंद की शादी कर सकता है। तो उन्होंने फिर बीवी पे पाबंदी लगा दी कि वो अपने मेके नहीं जाएंगी और जो है ना वो राब्ता नहीं रखेंगी। तो उसके बाद उनके जो वालिदैन थे बच्ची के, उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने आकर बच्ची को बरामद किया और बच्ची ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद हो रहा है और मुझे कैद किया गया है। बहरहाल ये बड़ी अजीबो गरीब ये स्टोरी है, और जमील फारूकी ने कहा है कि मैंने इसलिए कहा था कि इनके वालिदैन ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं और मेरी घरवाली जो है वो हामला है, तो इसलिए मैंने मना किया था। तो अगर हामला है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, यानी ये कोई अल्लाह माफ करे इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हामला है तो वो बिल्कुल ही, मैं गांव में देखता हूं कि औरतें कौन कौन सा काम करती हैं, गंदम के खेतों में काम कर रही होती हैं, दुनिया जहान के सारे काम कर रही होती हैं, और जो है ना मैं देखता हूं उनको। तो बहरहाल ये एक बड़ी अजीब व गरीब जो है ना वो स्टोरी जमील फारूकी, और मैं कुछ नहीं कहता। एक बड़ी जो है ना वो खतरनाक सर्वे सामने आया है, इससे आपको मुआशरे की तस्वीर भी नजर आएगी। सर्वे ये आया है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है लोगों की वो सूदखोर है। सूदखोर किस सेंस में है कि वो जो है ना अपने पैसे बैंक में रखते हैं और उस पर सूद खाते हैं, और इसका सबूत दिया गया है कि बैंकों के पास पहले 21 ट्रिलियन रुपए थे, 21 ट्रिलियन, अब वो बढ़कर हो गए हैं 37 ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन हो गए हैं। अब बैंक क्या करते हैं, मजीद सर्वे में बताया गया है कि बैंक ये कर्जा देते हैं हुकूमत को, और बैंक हुकूमत से ज्यादा सूद जो है वो चार्ज करते हैं, इस तरह उनके असासे बढ़ गए। अब यही मसला है। यूरोप में जो पैसा है ना, चाहे वो गलत काम पे हो, जुए पे हो, खाने पीने पे हो, वो गर्दिश में रहता है। मेरा एक दोस्त अमेरिका रहकर आया, अब यहाँ पे अफसर है, उसकी माँ ने, चूंकि वो अकेला था, अकलौता था, उसकी माँ ने उसको बुलवा लिया कि तुम आ जाओ। वो मुझे बता रहा था कि अगर अमरीकी 10 या 15 रियाल जो है वो रोज का कमाता है मिसाल के तौर पे, तो वो 3 रियाल या 2 रियाल अगले दिन के लिए जेब में रखता है, बाकी उसी दिन जो है ना वो खर्च कर देता है। कहां पे खर्च करता है ये तबीयत पे डिपेंड करता है, बहरहाल वो पैसे खर्च कर देता है। ये हर अमरीकी का मसला है उस दोस्त के मुताबिक। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पैसा गर्दिश में रहता है, पैसा हरकत में रहता है, मार्केट चलती रहती है। पाकिस्तान में यानी अभी आपकी शादी हुई है तो आपको अपनी बेटी की फिक्र लाक होना शुरू हो जाएगी, जो अभी पैदा नहीं हुई उसकी मां उसका जहेज जोड़ना शुरू कर देगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मेरे जैसे एक आम बंदे ने पूछा कि इमाम साहब, बंदा कितने अरसे का ज़ादे राह
अपने साथ रख सकता है, यानी मुस्तकबिल के लिए, यानी चीजें या खाना पीना या सो एंड सो। इमाम साहब ने फरमाया कि मैं चूंकि इमाम हूं तो मेरे लिए तो एक दिन भी जायज नहीं है, क्योंकि एक सांस का भी नहीं पता। हालांकि आप जानते हैं कि इमाम साहब करबला के वाक़े के बाद तकरीबन 30-31 साल जिंदा रहे थे। उस आम बंदे को कहते हैं मैं चूंकि इमाम हूं मेरे लिए तो एक दिन का भी जायज नहीं है कि मैं जखीरा करूं। हाँ, जो आम बंदा है, जिसका ईमान कमजोर है, जो डरता है, तो वो जो है ना ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का ज़ादिरा रखे। 3 दिन का अंदाजा करें, अपने किचन देखें, अपने घर देखें, चीजों के ढेर देखें। ये इमाम साहब का फरमाना है। तो हमने वो इजी जो है ना रास्ता ढूंढा हुआ है, बजाय कारोबार में लगाने के, बजाय उसको हरकत में देने के। फिर वो सर्वे कहता है कि इमरान खान ने घरों के मंसूबे बताए थे और शुरू किए थे कि घर बनाए, छोटे छोटे घर। उस वक्त $60 अरब मार्केट में आ गया था। $60 अरब, यानी वो इंडस्ट्री चल पड़ी थी। सीमेंट, सरिया, ईंटें, खिड़कियां, दरवाजे, रेत, बजरी, ब्लॉक, तैयार छतें, वो हरकत में आ गया था पैसे। और वो 60 अरब, आपको याद होगा कि कितना बूम पकड़ा था प्रॉपर्टी ने। एक मुशर्रफ के दौर में पकड़ा था, फिर इमरान के दौर में पकड़ा था, लेकिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए, वो जो है ना उससे वो पैसे ले रहे हैं, लिहाजा वो पैसा, और फिर वो पैसा फसाद की जड़ बनता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको कायम रखे। उसकी जो वफात के बाद ना वो सबसे बड़ा फसाद बनता है उसकी डिवीजन में कि मुझे इतने चाहिए, मुझे इतना ऐसा चाहिए, बहनें आ जाती हैं, सो एंड सो, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये बड़ा खौफनाक सर्वे जो है वो सामने आया है। ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके नुमाइंदे जनरल आसिम मुनीर, अंदाजा करें, डोनाल्ड ट्रंप, ये सरकारी जो है ना खबर है कि जनरल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे के तौर पे तेहरान आए थे। और कल वैसे 2 तस्वीरें जो है ना बड़ी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे। एक तस्वीर है तेहरान की। तेहरान वैसे भी बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा है, जगमग जगमग कर रहा है तेहरान, यकीन करें। और साथ ही इस्लामाबाद की तस्वीर है, मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ, मुकम्मल तौर पे। दुनिया जहान का कौन सा बम है जो तेहरान ने नहीं खाया? कौन सा हमला है जो तेहरान पे नहीं हुआ? एक घर तारीक नहीं था। इस तरह जगमग कर रहा है ना तेहरान, आप हैरान रह जाएंगे। उधर इस्लामाबाद मुकम्मल अंधेरे में। सोशल मीडिया पे एक लतीफा गर्दिश कर रहा है कि किम होन जुन, आप जानते हैं माड़ा संगी, ये मेरा दोस्त है, शुमाली कोरिया का सदर, मेरा फेवरेट है। वो बिस्किट, उसका हेयर स्टाइल और उसकी खुली पैंट मुझे बड़ी पसंद है। उसने गुफ्तगू की है कि अगर मैं चाहूं तो मैं जनूबी कोरिया पर 2 दिन में कब्जा कर लूं और जापान पे 3 दिन में कब्जा कर लूं। तो एक सहाफी ने पूछा कि सर आप ऐसा करते क्यों नहीं है? तो किम होन जुंग ने कहा कि असल में यार मुझे पाकिस्तानियों से हमदर्दी है। अगर मैंने जनूबी कोरिया पर कब्जा किया, अगर मैंने जापान पे कब्जा किया, तो सारी महंगाई पाकिस्तान में आएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं ये हमला नहीं करता। तेहरान जगमगा रहा है और इस्लामाबाद अंधेरे में डूबा हुआ है। आज जो एक और आपके साथ खबर शेयर करनी है कि ऐलान किया गया है सरकारी तौर पे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 10 दिन के लिए पूरी दुनिया से काटा जा रहा है और इसको बंद किया जा रहा है। अब इन 10 दिनों में ये क्या वारदात डालने वाले हैं इसका नहीं पता। हाँ, एक वारदात जो बार बार रिपोर्ट हो रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप पाकिस्तानी अशराफिया का खुदा, पाकिस्तानी जर्नैलों का खुदा, जो हमारे आर्मी चीफ लगाता है बकौल हमीद गुल, वो सारे काम उनके जरिए करवाता है, जो पूरी फौज की जो है ना वो है माई बाप है।
तो वो तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी को 10 दिन के लिए जो अगर आप लोगों ने आना है तो आप लोगों ने पहले पूछ लेना है कि मोटरवे खुली है, सी पैक खुला है, अड्डे खुले हैं बसों के, कोचों के, ये सारे बंद कराए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आए तो ये होगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। सेक्रेटरी खारजा हैं शमशाद अहमद खान, बड़े खूबसूरत आदमी हैं हर लिहाज से और बड़े मुहब्बे वतन हैं। ये सेक्रेटरी खारजा थे जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। ये कहते हैं मुझे पता चल गया, तो जाहिर है ये तो सरकारी मुलाजिम थे। रात को 12 बजे मुझे फोन आता है, रात को 12 बजे, कि आप फौरन GHQ रिपोर्ट करें। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा क्या ताल्लुक है। तो बहरहाल कहते हैं जी मैं तैयार हुआ और मैं GHQ पहुंच गया रात को 12 बजे इस्लामाबाद से। और मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया देख के। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि जनरल मुशर्रफ बैठे हैं, जनरल महमूद बैठे हैं, DGISI जनरल अजीज बैठे हैं, जनरल उस्मानी बैठे हैं, जनरल शाहिद अजीज बैठे हैं और उनके साथ अमरीकी सफीर बैठे हैं रात को 12 बजे GHQ में। सेक्रेटरी खारजा बाद में आ रहा है, जो पाकिस्तान का सेक्रेटरी खारजा है, जो तमाम बैरूनी मामलात को देखता है, वो बाद में आ रहा है। सफीर पहले बैठा है। डॉट कनेक्टिंग कर लें। तो 10 दिन के लिए पिंडी और इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। इधर आने से पहले, मेरे मेहमान बनने से पहले आपने सोच लेना है कि ये 10 दिन पिंडी और इस्लामाबाद दुकानें, सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, मोटरसाइकिल, पेट्रोल पंप, ये बहरहाल जी ऐलान हो गया है। उसके बाद एक वायरल वीडियो डिस्कस हो रही है। कादी फायज ईसा, पाकिस्तान का सबसे लानती, पाकिस्तान का सबसे खबीस, पाकिस्तान का सबसे बदमाश, पाकिस्तान का सबसे बड़ा काला सुअर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बूली कुत्ता, वो एक शादी में शिरकत करता है और कोई बंदा उसको मुंह नहीं लगाता। कोई बंदा इधर उधर लोगों को बता रहा है मैं चीफ जस्टिस हूं, लोगों को बता रहा है। मेरे दिल में बड़ा आया कि मेरे पास अगर आसिम मुनीर साहब का नंबर होता तो मैं उनको सेंड करता वो वीडियो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी दौर में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होता था। आप इफ्तिखार चौधरी को देखें, आप जो है ना वो उससे पीछे चले जाएं, आप जवाद एस ख्वाजा को देखें, आप जस्टिस गुलजार को देखें, आप आसिफ सईद खोसा को देखें। 1 मिनट में नवाज शरीफ को निकाल के बाहर फेंका। वो शादी में कोई भी हाथ नहीं मिला रहा, इधर उधर देख रहा है, इधर पागलों की तरह इधर उधर देख रहा है। ये होता है, फिर ये होता है। टाई कोट लगाई हुई है, दाढ़ी है, सारा कुछ है, मिल कोई नहीं रहा। कुत्ते की तरह किसी ने परवाह नहीं की, कुत्ते की तरह कि तू कुत्ता है, तू खंजीर है, तू लानती है, तेरी तनख्वाह हराम थी, तेरी पेंशन हराम है, तेरा घर हराम है, तेरे जिस्म में दौड़ने वाला खून हराम है। वो खड़ा है शादी में और इधर उधर देख रहा है। बहरहाल ये अंजाम, ये तैयार रहे, सारे तैयार रहे, सारे तैयार रहे। बस ख्वाहिश ये है कि हम देखें। सबसे बड़ी ख्वाहिश, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, जीने मरने की किसको पड़ी, लेकिन दिल करता है कि ये आंखें देखें। दिल करता है कि इमरान खान को बाहर देखें और इन लोगों को इस तरह देखें कि ये लोगों को पकड़ पकड़ कर बताएं कि ओ मैं आर्मी चीफ हूं। ओ आर्मी चीफ, 5 तारे, इमरान पे जुल्म करने वाला, एक औरत पे जुल्म करने वाला, बुरके वाली, और मैं वो हूं। वो डी चौक जाए गोलियां मारियां, डी चौक याद आए ने, ये बताएं लोगों को। और लोग इन पर इतने छटाकी की थूक इन पे फेंके, छटाकी के। नवाज शरीफ का अंजाम देखे ना, उसने परना यहां पे रखा हुआ है, मुंह में बीड़ी है और जो अत्तर की रुई है वो कान में है और मौजें कर रहा है, हर किसी को पता है। बहरहाल 4 लाख लोग, कल मैंने स्टोरी की थी सैदपुर की और बरी इमाम की,
4 लाख लोग, 13,000 घर थे। और फिर आपको पता है हमारी जो नॉर्मल फैमिली है पाकिस्तान में, तो वो 4-5 अफराद, मेरी फैमिली 5 अफराद पे मुश्तमिल है, 3 बच्चे और मियाँ बीवी, इसी तरह 5-6-7, ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। 4 लाख लोग बेघर हुए हैं। जरा तसव्वुर करें, तसव्वुर करें। पिंडी इस्लामाबाद में बारिशें भी हो रही हैं गाय बगाए, गर्मी जिस तरह पहुंच रही है, और जो उन्होंने गिराया ना, जो उन्होंने गिराया सैदपुर को और बड़ी इमाम के वो इर्द गिर्द, तो वहां पे जिस तरह वो फलस्तीनी नहीं किसी बिल्डिंग की ओट में, किसी साए में, किसी दीवार, इस तरह 4 लाख लोग। कुछ लोग चले जाहिर है रिश्तेदार थे, किसी के पेके थे, किसी के ननियाल थे, किसी के ददयाल थे, ठीक है, वो लोग चले भी गए। 4 लाख लोग इन्होंने बेघर कर दिए हैं। मैं कहता हूं कि आज वो 4 लाख लोग, अगर मुझे कोई सुन रहा है तो वो लंबे सजदे करे, लंबे सजदे, और इनके लिए कादी फायज ईसा वाले अंजाम की दुआ करे कि ये कादी फायज ईसा वाले अंजाम से दो चार हों। ये आदमखोर सिस्टम, ये खून चूसने वाला सिस्टम, जिसने पाकिस्तानियों को खून चूस लिया है, पहले खुद खून चूसा, अब इन्होंने मच्छरों को इजाजत दी है कि वो जाकर जो है वो खून चूसें पाकिस्तानियों का। एक आखिरी बात कि इमरान खान तो जेल में है, अमेरिका और इजराइल को क्या प्रॉब्लम है इमरान खान से, वो तो जेल में है, वो तो कोई बात भी नहीं कर सकते। उन पर जो जुल्म हो रहा है ना, ये नहीं भूलना आपने, वो जुल्म लोकल फिरौन कर रहे हैं, लोकल फिरौन। इलाज न होने देना, मिलने न देना, उनको सहूलतें न देना, ये लोकल फिरौन कर रहे हैं, ये आसिम मुनीर कर रहे हैं। ये वो जो हिंदा है इस्लाम से पहले वाली, कलेजा चबाने वाली, जिस औरत का कलेजा कभी ठंडा नहीं होता, इसमें वो मुलविस हैं, उसमें ये निज़ाम मुलविस है, लोकल फिरौन मुलविस हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आज जुमे के सदके आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उनको बख्श दे, उनकी कब्रें ता हद्दे निगाह वसी कर दे, उनकी कब्रें ठंडी ठार कर दे, उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ कर दे, उनके साथ अदल न करे, उनके साथ रहम करे और उनके साथ एहसान करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।